नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा में किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीआईपी घाट पर रावत की दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी से भेंट की है। दोनों बेटियों ने नम आंखों से माता पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया है। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर पूरे विधि विधान और सैन्य सम्मान के साथ अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का संस्कार संपन्न हुआ है। इस दौरान दोनों बेटियों ने फूल विसर्जित कर आत्मा के लिए मोक्ष की कामना की। बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बुधवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य जवानों की मौत हो गई थी। सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है तो जो कभी नहीं देखी। कुंजवाल ने कहा कि इससे साबित होता है कि वर्तमान सरकार का पीठ पर भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति सदन के भीतर आज उत्पन्न हुई है वह उत्तराखंड के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिली है। इससे ये साबित होता है कि वर्तमान सरकार का पीठ पर भी विश्वास नहीं। वो किस तरह का काम कर रही है ये आज की इस घटनाक्रम से परिलक्षित होता है। अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हैं और उन्होंने भी सदन के अंदर अपने विशेषाधिकार हनन की बात कही। तो आपको बता दें कि विशेषाधिकार हनन मामले में सरकार की लापरवाही उन्होंने करार दिया है। जिस तरह से आप सुन रहे थे अभी, जिस तरह से बाइट भी हमने बताई कि सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही उन्होंने कहा है कि कभी देखने को नहीं मिली है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, जिस तरह से अगर बात की जाए तो सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। क्या कुछ कहा है, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के विधायक हैं हरिद्वार से काजी निजामुद्दीन, उन्होंने विशेषाधिकार का एक मामला सदन के भीतर रखा जिस पर चर्चा करने का मौका भी मिला। तो इसको लेकर सत्ता पक्ष के भी 3 विधायक खड़े हुए और उन्होंने जो विशेषाधिकार हनन के मामले में अर्जी लगाई थी, उन्होंने जो यहाँ पर शिकायतें की थी उसको लेकर भी वो मुखर रहे। एक इच्छा से विधायक हैं बीजेपी के शुक्ला जी और राजीव शुक्ला हैं और खानपुर से विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन हैं और एक देशराज कनवाल जी हैं। ये 3 विधायकों ने इस विशेषाधिकार को लेकर प्रमुखता से अपनी बात रखी। वहीं विपक्ष ने भी तमाम सारे मुद्दों को लेकर इस पर बात कही। तो कुल मिलाकर ये जब सवालात पीठ से हुए, सभापति ने कहा साफ तौर पर कि इसमें समिति गठित है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, तो कहीं न कहीं सरकार इस पर गिरती नजर आई। इसको लेकर विपक्ष पूरे दिन भर लगातार हमलावर सरकार पे रहा और 2 बार इसको लेकर सदन स्थगित करना पड़ा। जी विकास। चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार को विशेषाधिकार हनन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सदन के भीतर भाजपा ने 3 विधायकों ने और विपक्ष ने पीठ से सवाल किया कि विशेषाधिकार हनन का मामला लंबित पड़ा है। इस मसले पर कई सालों से निर्णय नहीं आया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक इस मसले को लेकर वेल भी पहुंचे हैं, लेकिन जबकि कुछ ही देर बाद सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। बेरोजगारों ने इस सरकार से इस बार रोजगार लिया हो तो आपके बीच में मैं सवाल छोड़कर जा रहा हूं। बहुत सिंपल गणित है प्रोफेसर साहब, डॉक्टर। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने पर ये सरकार उतारू है तो ये सीधा संदेश है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक भी उद्वेलित थे, वो भी जो है बेल में आ गए।
उत्तराखंड में विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सदन में खनन मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और धामी सरकार पर खनन करने का आरोप लगाया। सदन की कार्रवाई के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत सदन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि मुझे विधानसभा तक नहीं आने दिया जा रहा था, बड़ी मुश्किल से आया हूं। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार खनन प्रेमी है। इधर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आज धरने पर बैठने वाले हरीश रावत भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में क्या होता था सब जानते हैं। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं जाने दे रहे, हमने गाड़ी से नीचे उतर गए। उन्होंने कहा आपके साथ 4 आदमी हैं, जबकि 5 के बाद ही धारा 144 प्रभावी होती है। 4 आदमी रोक दिए। मैंने कहा मैं अकेले चला जाता हूं। मैंने अध्यक्ष जी से भी हाथ जोड़े, लेकिन तुम अकेले भी नहीं जाने दे रहे हो। जिनके घर शीशे के होते हैं, वो चाहे मेरा घर हो शीशे का, या वो हरीश भाई का घर शीशे का हो, या किसी का घर शीशे का हो, उसको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। पर्यटन एवं सिंचाई विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा परिसर के अंदर हुए डामरीकरण में लापरवाही को लेकर भी इसी के साथ गुणवत्ता में कमी होने के कारण अब जांच के आदेश दिए हैं। सतपाल महाराज ने प्रमुख अभियंता को जांच के आदेश देते हुए कहा कि उत्तराखंड विधानसभा परिसर के अंदर बने आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और किए गए निर्माण कार्यों की जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये जो विधानसभा भवन है, इसकी देखरेख जो है सिंचाई विभाग करता है, और यहाँ पर जो सड़क का निर्माण किया गया वो सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया। मैंने देखा कि इसके अंदर जो है उखड़ रही है पूरी सड़क और इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं और जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित किया जाएगा। देहरादून में भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन को लेकर पीठ से सवाल किया। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले एक शासन ने आदेश सचिव ने जारी किया था, जिसके तहत जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन सकते थे। इस आदेश को प्रमुख सचिव समाज कल्याण नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव समाज कल्याण एक पुराने मामले में दुश्मनी निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव एल फनाई यदि सोमवार तक इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं तो वे उनके कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। प्रमुख सचिव समाज कल्याण एल फनाई व्यक्तिगत रूप से जब वो एसडीएम थे वहां पर रुड़की के अंदर, तब मैंने रास्ता जाम किया था और उस रास्ते जाम पर मेरी उनकी कहा सुनी होगी थी। सिर्फ उस कारण उस शासनादेश को जारी करने में अपना मन बनाए हुए दुश्मनाजी निकाल रहे हैं मेरे से। मुख्यमंत्री के ओएसडी का पत्र वायरल होने के बाद निलंबित किए जाने को लेकर विपक्ष अब लगातार सवाल खड़े कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार की यह दोहरी कार्रवाई है, जिस पर इंस्पेक्टर ने वाहनों के चालान काटे थे उन्हें हटा दिया गया है। बता दें कि सीएम ओएसडी का एक पत्र लीक हुआ था, जिस पर वाकेश्वरी के एसएसपी को लिखा गया था कि जिन 3 बहनों के चालान हुए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री जी के मौखिक आदेशों के अनुपालन में मैं ये पत्र लिख रहा हूं। मौखिक आदेश दे रहे हैं तो पीआरओ तो उसका पालन करेगा ही करेगा। देहरादून में आप प्रवक्ता नवीन परशाली का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता सीएम से महंगाई, शिक्षा और रोजगार पर काम करने का गुहार लगा रही है और सीएम खनन माफियाओं को बचाने में सीएम ने अब तक मौखिक असंवैधानिक आदेश दिए हैं। अगर अब मौखिक आदेश की चिट्ठी जनता की अदालत में जाएगी और जनता ही इसका निर्णय लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। चिट्ठी का मामला मुख्यमंत्री के पीआरओ ने बागेश्वर की चिट्ठी सीधे जनता की अदालत में जाएगी, जहां पर जनता इसका इंसाफ करेगी कि ये मौखिक आदेश इस प्रकार से सरकार दे रही है तो इस सरकार के स्तर को दर्शाती है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दो 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है।
2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। सबसे पहली टीम टेकअप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते सस्ते पीसी में भी चलाएं तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। 3 डबल हो गई। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर सकते हैं। हम दोनों के पास पेरेंट्स के फोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, गुड वर्क। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूलों में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 24वीं कड़ी 12 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री नवा छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। खुदी को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा पूर्व सैनिकों के सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। अब कांग्रेस भी उसी तर्ज पर पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रही है, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली से होगी। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आगामी कार्यक्रमों और 16 दिसंबर को देहरादून में राहुल गांधी की होने वाली रैली को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। इस दौरान सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सेना के जवानों को संवेदनाएं व्यक्त की। खबर हरिद्वार से है, जहां तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे के दौरान दुर्घटना में शहीद सीडीएस बिपिन रावत के शहीद होने के बाद देश में शोक की लहर है। राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। वहीं शिवालिक नगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की है और श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की देश सेवा को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनरल के जाने से देश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड को भी एक बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने सरकार से हादसे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। और बाकी के पायलट और उनके बाकी के सहयोगी साथी फौजी अफसर जो इस विमान हादसे में शहीद हुए हैं, मैं अपने परिवार की तरफ से, समस्त कांग्रेस परिवार की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। खबर हरिद्वार से है, जहां पतंजलि योग पीठ में बाबा रामदेव ने पतंजलि कन्या गुरुकुलम का भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में शरणानंद महाराज, महामंडलेश्वर अवधीशानंद महाराज और साध्वी रितंबरा ने भी शिरकत की है। पतंजलि कन्या गुरुकुलम का भूमि पूजन पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। योग गुरु बाबा रामदेव ने बताया कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्राओं के लिए छात्रावास सहित अन्य सभी सुविधाओं से संयुक्त कन्या गुरुकुलम का निर्माण किया जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत अब पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। दोनों की अस्थि विसर्जन यात्रा हरिद्वार पहुंची है, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीडीएस बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी है। शहर के रुड़की, बहादुराबाद, हरिद्वार रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की है।
रुड़की की दुर्गा कॉलोनी में शहीद सीडीएस विपिन रावत स्मृति पार्क का निर्माण आम आदमी पार्टी के युवा नेता श्याम त्यागी के निजी खर्च पर किया जा रहा है। शहीद सीडीएस विपिन रावत स्मृति पार्क का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजीत गोठेयाल करेंगे। आम आदमी पार्टी के युवा नेता श्याम त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के सीडीएस विपिन रावत के नाम से दुर्गा कॉलोनी में एक पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका खर्च वो स्वयं उठा रहे हैं। संभव रखा है कि यहाँ पे हम एक तो कुर्सियाँ और ये पार्क सीडीएस विपिन सिंह रावत जी के नाम से घोषित कर दिया गया और इस पार्क में कार्य अभी चालू है। एक लैंड यहाँ पर खाली पड़ा है पंचायत का या गांव का, आप प्लीज इसको साफ क्लीन करवा के एक पार्क बना दीजिए ताकि हमारे बच्चे, हमारी माताएं और पूर्व पिता तुल्य अंकल लोग यहाँ वॉकिंग करने जाते हैं, सुबह शाम बैठे हैं, बच्चे भी, तो साफ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा। हरिद्वार में नगर निगम मेयर अनीता शर्मा ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हरिद्वार नगर निगम के मुख्य द्वार का नाम जनरल बिपिन रावत स्मृति द्वार रखने की घोषणा उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि बिपिन रावत उत्तराखंड के वीर सपूत थे। देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए हमेशा देश उन्हें याद रखेगा। घोषणा भी आज मैंने की है कि जो हमारा नगर निगम है उनके नाम से ही जाना जाए, नगर निगम द्वार जो है बनेगा। जो जनरल बिपिन रावत जी हैं उन्हीं के स्मृति द्वार बना जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के विकास भवन में 18 जोनल और 120 सेक्टर ऑफिसर्स को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 गाइडलाइंस के अनुसार निर्वाचन कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि निर्वाचन कार्य में तैनात सभी कार्मिकों को कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। निर्वाचन प्रक्रिया में सभी को दिए गए दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी के संदर्भ में आज हमारे द्वारा सेक्टर और जोनल की ट्रेनिंग क्लास में की गई है। तो हमारे 120 सेक्टर है और 18 हमारे जोन हैं, उनको आज ट्रेनिंग करके अब उनको हम पुलिस की ड्यूटी के बाद फील्ड में भेजेंगे। आगामी चुनावों में निष्पक्ष और पारदर्शी के लिए कालाढूंगी के मतदाताओं को जागरूक किया गया। निर्वाचन आयोग के मास्टर ट्रेनर अतुल कुमार ने मतदाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में 3 मशीनों के जरिए मतदान होगा, जिसमें पहली मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरी मशीन बैलेट यूनिट और तीसरी वीवीपैट मशीन होगी। वहीं उपजिलाधिकारी ने रेखा कोहली ने बताया कि वाहन में तीनों मशीनों को गांव-गांव ले जाकर चुनाव के बारे में लोगों को आवश्यक जानकारी दिया जा रहा है और साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि मतदाताओं के बीच आ रही भ्रांतियों को दूर किया जा सके। प्रत्याशी को वोट कास्ट करेंगे, उसका वोट आपको इस वीवीपैट में दिखाई देगा और वो पर्ची 7 सेकंड के लिए इसमें रहेगी और फिर वो कट के पर्ची इसमें से नीचे गिर जाएगी। चार्ट के अनुसार हमारा हर गांव-गांव में जाके लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि सब लोग जो भी हमारे वोटर्स हैं इससे बहुत अच्छे से परिचित हो जाएं और अवेयर हो जाएं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति इन लोगों में ना रहे। सितारगंज की चीनी मिल के गेट पर गन्ना किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और चीनी मिल को पुनः शुरू करने की मांग की है। काफी समय के बाद उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और चीनी मिल प्रबंधक आर.के. सेठ ने प्रदर्शनकारी किसानों से बात की। मिल प्रबंधक ने गन्ने को डायवर्ट करते हुए किच्छा और बाजपुर भेजने की सहमति बनी। इसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन रोक दिया। बाढ़ आने से किसान का धान काफी खराब हुआ था। उसने सोचा था कि टाइम से गन्ना निकाल के हम गेहूं बोएंगे, लेकिन वही चुनावी जुमला ही साबित हो गया है। 15 दिन से किसानों का गन्ना खेतों में भी सूख रहा है, लेबर भी उसके ऊपर खर्चा बढ़ गया। किसान के उद्घाटन के पेराई सत्र शुरू करने के बाद से नियमित रूप से मिल नहीं चल पाई है, इसलिए इनको हमारे कृषक बंधुओं को दिक्कत हो रही है, जिसको कि शासन ने भी संज्ञान में लिया है। चलाने के लिए हमारे जीएम साहब और टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे आ गया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन किसान सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उन्होंने जावेद आलम को युवा प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। नवनियुक्त युवा प्रदेश उपाध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष से किसानों की लड़ाई में प्राथमिकता के आधार पर संगठन के साथ मिलकर कार्य करने की उम्मीद जताई है। सरकार द्वारा तीनों कृषि अध्यादेश रद्द करने को लेकर भी सरकार की हार उसको बताया है। जो भी काम होंगे प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर ही होंगे।
बाकी जो किसान परेशान होगा, जो मजदूर परेशान होगा, उसके लिए दिन रात हम काम करेंगे और हम इनसे आशा करते हैं कि ये संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे और दिन दुगनी रात चौगनी लोगों के लिए काम करने का कार्य करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य। हरिद्वार का रोशनाबाद क्षेत्र जंगल से सटा है और अब जंगल से सटा होने के चलते आए दिन जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे हैं। वहीं देर रात रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में एक हाथी ने दस्तक दी और पुलिस लाइन में लगे एक पेड़ को तोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले भी हाथी ने एसएसपी कार्यालय का एक पेड़ और दीवार को गिरा दिया गया था। घटनाओं के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई मामले को लेकर नहीं कर रहा है। सितारगंज के नानकमत्ता इलाके में लेपर्ड ने खेत में काम कर रही एक महिला पर हमला बोल दिया, जिसके दौरान मौके पर ही महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से जंगली जानवरों से सुरक्षा की मांग की है। इधर वन विभाग द्वारा मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।